हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 अगस्त 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखेंगे, जिसमें से पहला समाचार ये है कि यूक्रेन 92 में यूक्रेन के बनने यानी यूक्रेन बना था सोवियत संघ के विघटन के बाद से, और उसके बाद से हमारा उसके साथ राजनीतिक संबंध शुरू हुआ था। तब से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन की यात्रा पे है, और ये यूक्रेन की यात्रा उस समय हो रही है जब रूस यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 सालों से ज़्यादा समय से चल रहा है। तो हम इसको समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, और भारत की विदेश नीति को लेकर और दुनिया को लेकर। दूसरा जो मुद्दा है, हमने तकरीबन 1 साल पहले जो है चंद्रयान भेजा था। चंद्रयान 3 मिशन जो है चंद्रमा के निकटतम दक्षिणी छोर पे ध्रुव के पास भेजकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उस के पर एक हमारा जो है मॉड्यूल था APXS, यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं चंद्रमा के सतह का, वहाँ के भूप्रकृति का, और उसको लेकर कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं जिसके महत्व को हम यहाँ पे समझेंगे। तीसरा मुद्दा है कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव उत्पन्न हो रहा है, और वह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर चुनौती बनी हुई है। यह आप कह सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस का जो ई वर्ज़न है, या आप कह सकते हो कि इंटरनेट वर्ज़न है, उसमें एक्सप्लेनेशन है। काफ़ी अच्छा मुद्दा है, इसको समझेंगे और इन्हीं तीनों को समझेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, उसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पे, अपनी 3 दिवसीय यात्रा पे 21 और 22 अगस्त को वो पोलैंड की यात्रा करते हैं, और वहाँ से उन्होंने एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो है फोर्स 1 करके है, उससे वो ट्रेन से यूक्रेन की यात्रा पे जाएंगे, यानी जहाँ पे वो 7 घंटे रहेंगे और उसके लिए 20-21 घंटे की ट्रेन की यात्रा करेंगे। और यूक्रेन समझ ही रहे हैं, जेलेंस्की काफ़ी चर्चा में ही है। होने के पहले तो ये कॉमेडियन था राष्ट्रपति बनने के पहले, लेकिन खैर परिस्थितियाँ बदली हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र प्रधानमंत्री का ये दौरा, और वैसे भी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन की पहली यात्रा, यूक्रेन जब से देश बना है तब से उसकी पहली, स्वतंत्र देश बना है तब से उसकी पहली यात्रा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम परिचय के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त यानी आज के ही दिन यूक्रेन में यात्रा पे हैं, और वहाँ पे वो कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस यात्रा के पहले की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था। होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की, इस प्रधानमंत्री की नहीं, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही में अगर देखें कि 1 महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी 6 जुलाई को रूस की यात्रा पे थे। हालांकि वहाँ से फिर ऑस्ट्रिया भी गए थे। जब वो रूस की यात्रा पे थे तो यही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो है जेलेंस्की और अमेरिका दोनों द्वारा नाखुशी जाहिर की गई थी प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा के बाद। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पे हैं। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री 23 मार्च को भारत आए हुए थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया था यूक्रेन यात्रा करने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। जरा सा अगर हम देखें कि ये यात्रा एक्चुअल में ये प्रोफेसर सी राजमोहन जी का लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, आज के ही दिन प्रिंट एडिशन में भी है, ई एडिशन में भी है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे भी हैं और उसके जवाब भी दिए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि क्या यह यात्रा, यानी प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन या पोलैंड की यात्रा पारंपरिक भारतीय विदेश नीति से अलग होने का संकेत है, यानी जो पहले भारत की विदेश नीति चली आ रही थी उससे अलग होने का संकेत है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारत की पारंपरिक विदेश नीति के रुख की निरंतरता नहीं है, यानी कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि 1991 से सोवियत संघ के विघटन के पहले तक भारत का सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छा संबंध था। उसके जो प्रतिनिधि रूस, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ तो रूस बना, और रूस के बाद और कई सारे देश बने, जिसमें से एक यूक्रेन भी था।
सोवियत संघ के अन्य देशों के साथ संबंध खट्टे मिट्ठे रहे, रूस के साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन पोलैंड के साथ भारत का संबंध उस तरह से नहीं था जैसे सोवियत संघ के साथ अन्य देशों, मतलब सोवियत संघ के साथ था या सोवियत संघ के प्रतिनिधि रूस के साथ था। उसके पीछे शायद कहीं ना कहीं वजह ये थी कि भारत का आप कह सकते हो कि यूरोप के देशों में उस तरह से ध्यान नहीं देना। अब इसके पहले प्रधानमंत्री 21 और 22 अगस्त को पोलैंड गए थे। पोलैंड के साथ संबंधों को देखें तो पोलैंड के साथ भी भारत का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि 3 भारतीय प्रधानमंत्री, इसके पहले 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने पोलैंड की यात्रा की थी, लेकिन वो तब की थी जब शीत युद्ध के दौर में पोलैंड वार्सा पैक्ट का सदस्य था। वार्सा पैक्ट क्या था? ये एक सोवियत संघ के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन था जो नाटो के अगेंस्ट बना हुआ था। तो जब तक पोलैंड वार्सा पैक्ट का सदस्य था, उस दौरान 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने उसमें से जवाहरलाल नेहरू 1955 में जाते हैं। देखिए, शीत युद्ध के दौरान जब पोलैंड वार्सा संधि का सदस्य था तब 3 भारतीय प्रधानमंत्री, 1955 में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, 1967 में इंदिरा गांधी जाती हैं और 1979 में मोरारजी देसाई वहाँ पे जाते हैं। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पहले जैसे ही वार्सा पैक्ट का विघटन हो जाता है और पोलैंड रूस से अलग पश्चिम देशों की तरफ रुख करता है, भारत का पोलैंड की तरफ भी एक तरह से आप कह सकते हो कि उसी तरह से उपेक्षा का भाव दिखाई देता है, क्योंकि उसके बाद 1979 के बाद से कोई भी भारत का प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा नहीं किया था। यानी कि यूक्रेन तो 92 में बना था उसके बाद, और पोलैंड में 1979 के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो चला आ रहा था, जो निरंतरता चली आ रही थी। क्यों निरंतरता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि भारत का जो है पोलैंड और यूक्रेन दोनों ही, हालांकि यूरोपीय देश, महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है मध्य और जो है पूर्व यूरोप के, लेकिन रूस के साथ अपने जुड़ाव को लेकर या रूस के साथ वाली पूर्वाग्रही जुड़ाव को लेकर भारत का उन देशों के साथ उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। और ये बात अभी हम आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री के अपने वक्तव्य में भी ये बात सामने आती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यात्रा हो रही है, जो पोलैंड की यात्रा हो रही है, जो भारत की परंपरागत विदेश नीति रही है, सैद्धांतिक रूप से नहीं भी रहे तो व्यवहारिक रूप से जो रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो यूरोप के कुछ ही देश तक उस सिमटी थी, उससे अलगाव को करके भारत अब यूरोप के ज़्यादातर छोटे छोटे देशों को भी, उसमें ईस्टर्न यूरोप के, मिडिल यूरोप के भी देशों को भी अब तवज्जो दे रहा है। उसी संदर्भ में इस यात्रा को भी समझना चाहिए। अब ये है कि प्रधानमंत्री जी है यूक्रेन के प्रति अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक तो ये था कि युद्ध शुरू होने के पहले तक हमारा यूक्रेन के साथ हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे, लेकिन एक कार्यकारी रिश्ता था। हमारे बहुत सारे छात्र वहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन करने, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे। यूक्रेन भारत में सबसे ज़्यादा सूर्यमुखी के तेल का जो है निर्यात करता था। हमारे उनके दोनों के बीच का निर्यात जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 2021-22 में भी 3.33 बिलियन डॉलर था, जो कि घटकर 22-23 में जब युद्ध शुरू हुआ तब ये 0.78 बिलियन डॉलर हो गया, और 23-24 यानी पिछले साल 0.71 बिलियन डॉलर, यानी और घट गया है। ऐसे में एक ये मुद्दा है कि इसको भी जो है कंटेन करना है, इसको भी रोकना है। दूसरा जो पहलू है कि युद्ध शुरू हुआ, समस्या तो आई, लेकिन युद्ध शुरू हुआ उस दौरान जो यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व और भारत के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे जो है कनेक्टिविटी देखी गई। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, याद करिए जब युद्ध चल रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर यूक्रेन ने भी युद्ध रोका था। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी, यूक्रेन की भी राष्ट्रपति से बात की थी, और 2-3-4 घंटे का हमें विंडो मिला था जिसमें भारतीय छात्र वहाँ से बाहर निकल सके थे। उसी के साथ साथ पाकिस्तानी छात्र भी निकले थे और वो पोलैंड के रास्ते आए थे। इसलिए जब प्रधानमंत्री अभी पोलैंड गए हैं तो वहाँ के उनके प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री ने जो है व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद किया है कि आपने जो प्रयास किया था उसके लिए भारत आभारी होना भी चाहिए। अगर हमारे नागरिकों की जान बचाई है, किसी ने मदद की है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो तब से जो है युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत का रूस के राष्ट्रपति के साथ था ही, यूक्रेन के भी शीर्ष नेतृत्व के साथ कहीं ना कहीं फोन इन टॉक्स होता रहता है, बातचीत होती रहती है। विदेश मंत्री स्तर पे भी बातचीत होती रहती है, NSA के स्तर पे भी बातचीत होती रहती है,
जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कई बार, यानी बहुपक्षीय जो बहुत सारे मंच हैं उन पे प्रधानमंत्री से बातचीत होती रहती है। अभी जो इटली में आलापुआ में जो है G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी बात हुई थी। अभी जो शांति मिशन थी उसमें भी भारतीय अधिकारी शामिल हुए थे। मार्च 2023 में, 29 मार्च को विदेश मंत्री जयशंकर नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री का जो है उन्होंने स्वागत किया था, यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, यानी कहीं ना कहीं युद्ध के कारण दोनों देशों के लीडरशिप के, टॉप लीडरशिप के स्तर पे जो है वार्ता चल रही थी। और एक बात, खास बात है कि प्रधानमंत्री ने भारत में जो है, प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के जो है, इसको यूक्रेन यात्रा को संबंधों में सुधार की प्रक्रिया के रूप के हिस्से रूप में देखा है, ठीक है। और यूक्रेन के युद्ध में भारत पुनर्निर्माण की संभावना के लिए भारत के लिए यह अवसर प्रदान, क्योंकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था युद्ध आज नहीं तो कल समाप्त होगा ही होगा। इसके बाद यूक्रेन का पुनर्निर्माण होना है, उसमें भारत अपना भागीदार करना चाहता है। भारतीयों के लिए, भारतीय संस्थाओं के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीय लोगों के लिए वहाँ पे एक अवसर दिखाई दे सकता है। साथ ही में भविष्य में एक बात और है कि जो यूक्रेन है, यानी रक्षा और औद्योगिक सहयोग तो है ही है, यूक्रेन जो है कृषि क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध के पहले यूक्रेन जो है भारत में सूरजमुखी तेलों का सबसे बड़ा निर्यात था। तो ये कुछ पहलू है जिसके कारण यूक्रेन की नीति के तरफ बदलाव दिखाई देता है। अब एक प्रश्न ये है कि क्या इस बदलाव का रूस पर असर पड़ सकता है? अगला प्रश्न वो खुद पूछते हैं कि क्या प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से रूस के साथ भारत के संबंधों पर कोई असर पड़ सकता है? तो इसका वो जवाब देते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है। देखिए, यू टर्न कुछ नहीं होता है। राजनीति होती है, वैश्विक स्तर पे जो वैश्विक राजनय होता है उसमें सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट महत्वपूर्ण रखता है, हमारा व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण रखता है। और क्यों रूस के साथ संबंध और यूक्रेन के साथ संबंध, रूस का साथ संबंध यूक्रेन के साथ संबंध नहीं जुड़ा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री जी खुद बताते हैं। और वैसे भी समझना है कि आज भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, उसे P4 पावर में स्थान रखा जाता है। रूस, भारत, अमेरिका और चीन, ये 4 ऐसे देश हैं, 4 ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया पर अपना प्रभाव रखती हैं। ऐसे में भारत इसमें से किसी एक शक्ति के प्रभाव में दूसरे के साथ संबंध रखेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने दम पर अपना महत्वपूर्ण करता है। ऐसे में ये कहना कि रूस, जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी गए थे कहाँ पे, देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसे में ये कहना कि रूस को त्यागना है, यानी अब यूक्रेन की यात्रा मोदी जी कर रहे हैं तो रूस को त्यागना है, यानी कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका का तो संबंध है नहीं कि अरे यार जो है किसी से मिल लिए तो वो नाराज हो गया। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि अभी प्रधानमंत्री जी जुलाई में रूस में गए थे तो वो काउंटर बैलेंसिंग करने के लिए जो है यूक्रेन की यात्रा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ा आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसको हम समझेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में ये चीज़ें चलाई जा रही, ये चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात देखिए, रूस और भारत के ही संबंध को देखना ना, रूस का संबंध भारत के साथ खराब होगा कि नहीं, रूस भारत के संबंध को ही देख लेते हैं। वर्तमान संदर्भ में भारत जो है रूस से हैवली जो है पेट्रोलियम आयात करके, और यानी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी हैवली पेट्रोलियम आयात करके रूस को एक तरह से रूस की अर्थव्यवस्था में मददगार कर रहा है। रूस से भी सस्ते तेल से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं, जो सैन्य साजो सामान है, उसका सप्लाई रूस के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे में हम दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी सहयोगी हैं। स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्पेशल प्रिविलेज किसी के बारे में नहीं कहा जाता, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो बहुत बनते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भारत का सबसे इस समय जो या कट्टर दुश्मन तो नहीं कह सकते हैं कि कट्टर राइवल है, वो चीन है। और चीन और रूस के भी बहुत अच्छे संबंध है। तो इसका मतलब भारत और रूस के संबंध खराब हो जाएंगे? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब तक कि रूस और चीन के आपसी संबंध भारत के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक भारत को रूस किससे संबंध रखता है उससे कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे, जब तक यूक्रेन और भारत के संबंध रूस के इंटरेस्ट को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, रूस इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि रूस भी एक मैच्योर देश है, उसको भी पता है। साथ ही में अगर हम एक चीज ये भी देखें कि अगर भारत को शांति निर्माता बनना है, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत को
इस यूक्रेन में या पोलैंड के पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप, मुझे बड़ा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार किया और उम्मीद है कि वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ये क्षमता है, जिनके ये संबंध है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति के साथ, रूस के साथ जो भारत का संबंध है वो ये बताता है, खासतौर से पश्चिम के देशों के साथ। तो अगर भारत अपने को पीस बिल्डर या शांति निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को अदा करना है, जो कि उम्मीद की जाती है P4 यानी टॉप 4 कंट्री जो है ताकतों से, अगर वो भारत को भूमिका निभानी है तो भारत को भूमिका निभानी कैसी होगी? केवल रूस के साथ संबंध रख के हो सकता है? नहीं, उसके लिए आपको दूसरे पक्ष के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री कहते भी हैं, उन्होंने 22 अगस्त को पोलैंड में कहा कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है और इस उद्देश्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। तो दूसरे पक्ष के साथ जुड़ना, इस यानी जब अगर आपको शांति निर्माता बनना है तो आपको दूसरे पक्ष के साथ जुड़ना होगा। ये बात दुनिया भी जानती है, यह बात अमेरिका भी जानता है, ये बात रूस भी जानता है, और ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो अब अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा का क्या महत्व है। तो देखिए, ये प्रोफेसर राजमोहन ने बहुत पहले, जब बहुत पहले क्या, जून में ही जब सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था। आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं, उसको मैंने बताया था कि वर्तमान टर्म में यानी प्रधानमंत्री के सामने क्या क्या जियोग्राफिकल जो है जियोपॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि इंडो पैसिफिक है, नंबर 1 पे है, निश्चित रूप से है। अमेरिका का संबंध है ही है, यानी आप उसे कह सकते हो यूरो एशिया, भले कि जो है यूरोप और एशिया वाला संबंध है, उसमें से भी खास तौर से यूरोप का, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप, यानी जो अछूता क्षेत्र रहा है। अब तक भारत का यूरोप के साथ जो संबंध रहा है ना, वो गिनती के 4 देशों के साथ, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और रूस है। इन्हीं 4 देशों के साथ ही संबंध रहा है, और वो भी बहुत संकीर्ण दृष्टि से, ठीक है। लेकिन भारत ने अब उसको बदला है। भारत ने अब यूरोप के ज़्यादातर देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की बात की है। इटली के साथ संबंध देख ही रहे हैं, ग्रीस के साथ संबंध हमारा जो है मजबूत हो ही रहा है। प्रधानमंत्री अभी जब रूस की यात्रा गए थे तो वो ऑस्ट्रिया के भी दौरे पर गए थे, अभी यूक्रेन गए हैं, पोलैंड गए हैं। तो ये जो दौरा है, जैसे मैंने बताया ना कि ये दौरा सिर्फ सिंगल उसमें नहीं हो रहा, वो एक व्यापक विदेश नीति में एक पहलू है कि वो यूरोप के ज़्यादातर देशों के साथ भारत अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाह रहा है। उस दिशा में ये पहलू है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भारत के लिए, भारत यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ना चाहता है। पोलैंड अगले साल यूरोपीय यूनियन का जो है अध्यक्ष बनने वाला है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो पिछले दशक में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, और ये बातें प्रधानमंत्री की इस बदलाव यात्रा में भी दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री पोलैंड में 21 अगस्त को गुट निरपेक्षता की बात कर रहे थे। जैसे गुट निरपेक्षता नॉन एलिगेंट मूवमेंट होता है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि गुट निरपेक्षता पहले था कि हमें किसी से संबंध नहीं जोड़ना है, यानी हर पक्ष से बराबर दूरी बना के रखना है। वो कह रहे हैं कि अब जो है भारत की गुट, मतलब देखिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, भारत की गुट निरपेक्षता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दशकों से भारत की नीति सभी देशों से समान दूरी बनाए रखने की रही है। आज भारत की नीति सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की है। इसका अर्थ है विश्व बंधु। विश्व बंधु यानी भारत सभी का मित्र है। उसके प्रयास के मध्य और पूर्वी यूरोप के गहरे संबंध बनाने और इस क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को रूस के साथ अपने संबंधों से अलग करने के अवसर को देखा जा रहा है। यानी भारत रूस के साथ जो संबंध है वो अलग है, बाकी मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनके साथ भी अपना संबंध बना रहा है। और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसकी व्याख्या प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले ये था कि सभी देशों से समान दूरी बना के रखना था, अब है कि सभी देशों के साथ गहरे संबंध बनाना है। ये आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता, राज्य सभी धर्मों के साथ निरपेक्ष, यानी आप एक तरह से नकारात्मक यानी नकारात्मक दूरी यानी अलगाव रखता है, और सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों के का समान आदर या सम्मान करने की बात करता है। तो वही जो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाला जो पुट है, गुट निरपेक्षता के सकारात्मक पुट में मल्टी अलाइनमेंट या जितने यानी ओमनी अलाइनमेंट आप कह सकते हो कि जितने सारे दुनिया के देश हैं सभी के साथ आपके घनिष्ठ संबंध होंगे।
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बल्कि वनस्पति इनसे कि आप उनसे समान दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो ये पूरा लेख डिटेल में है, इसको देखिएगा, बाकी आगे आगे जो समझौते सम्मेलन होंगे उनको तो हम समझेंगे ही। आज का जो दूसरा मुद्दा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है, ये भी आज के एक्सप्लेनेशन में था इंडियन एक्सप्रेस में, कि हमारा जो चंद्रयान हमने भेजा था उस पर एक पेलोड था। पेलोड है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो है खोज की गई है। उस खोज के 3 निष्कर्ष हैं, 3 निष्कर्ष हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है नेचर में, एक नेचर जर्नल है जिसमें 21 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। तो इसको समझेंगे कि ये क्या है, वो उसका महत्व क्या है, और आगे आने वाले भविष्य के लिए जो चंद्र मिशन होंगे भारत सहित दुनिया के, उसके लिए ये खोज कितना महत्वपूर्ण है उनको हम समझेंगे। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चंद्रयान 3, हमने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजा। तो ये जो चंद्रयान 3 है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। चंद्रयान चंद्रमा पर भारत का भेजा गया उपग्रह है। चंद्रयान 1 में ये उपग्रह चंद्रमा की जो है परिक्रमा लगाता है एक पर्टिकुलर कक्षा में। चंद्रयान 2 में हमारा लक्ष्य था कि हम अपना एक लैंडर वहाँ भेजेंगे, उसमें रोवर भी रहता, वहाँ उतरता और वहाँ पे घूमता, खासतौर से दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन हमारा वहाँ उतरने के दौरान जो है हमने एक जो उपग्रह भेजा था वो फिर दोबारा वाला तो कर ही रहा है, लेकिन जो हमने लैंडर भेजा था वो क्रैश हो गया था। उसी को और बेहतर बना के हमने विक्रम और प्रज्ञान के तरह लैंडर और रोवर के रूप में चंद्रयान 3 हमने भेजा था, जिसकी सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के जो अंधकार वाला हिस्सा उसके सबसे निकटस्थ बिंदु तक भेजा था, जहाँ तक कोई देश नहीं पहुँचे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस पर कई सारे पेलोड थे, उसमें से एक पेलोड ने अपने कुछ निष्कर्ष दिए हैं, उसको नेचर पत्रिका में 21 अगस्त को प्रकाशित किया गया है। वो निष्कर्ष जो है दक्षिणी ध्रुव के आसपास की जो चंद्रमा की मिट्टी है, उस मिट्टी पर अल्फा पार्टिकल का बौछार करके उसका एक्सरे लेकर उसका स्पेक्ट्रोमेक जो है उससे एक्सरे से जो जानकारी इकट्ठा हुई है, यानी भूमि की संरचना, भू प्रॉपर्टी के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के भू प्रॉपर्टी की जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन इसमें पता चला है। ठीक है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, उसमें देखते हैं कि APXS ने अपने अध्ययन में क्या पाया है। तो देखिए, APXS जो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक यंत्र होता है जो किसी भी ग्रह पे, यानी ये चंद्रमा पे गया है, चंद्रमा की जगह किसी भी ग्रह पे ये भेजा जा सकता है। वहाँ पे ये इन सीटू, यानी जिस स्थान पे है उसी स्थान पे, एक होता है कि वहाँ से कोई चीज़ लेकर आइए और आप यहाँ पे अध्ययन करिए पृथ्वी पर, और एक होता है कि जहाँ पे है वहीं पे अध्ययन कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि इसमें जो मॉड्यूल होता है वो कुछ रेडियोधर्मी या रेडियो विकिरण भेजता है, जैसे इसमें अल्फा पार्टिकल भेजते हैं, उससे टकरा के कुछ एक्सरे या किरणें बनती हैं, जिनका अध्ययन करके वहाँ की केमिकल और रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकलता है। यानी जो विशिष्ट एक्सरे भेजा जाता है, इसके बाद जो एक्सरे निकलती है उससे उसकी ऊर्जा और उसके तीव्रता के आधार पर अध्ययन करके निकाला जाता है कि वहाँ क्या संरचना क्या है, वहाँ का जो है कंपोजिशन क्या है किसी विशेष ग्रह पे। जैसे इसे चंद्रमा पर भेजा गया है, तो ये चंद्रमा पे जहाँ पे भेजा गया है उसके आसपास का इन सीटू, यानी वहीं पर स्थित जो सूचना है उसको भारत में भेज रहा था। अब वो भेजने के बाद वैज्ञानिकों ने इससे 3 प्रमुख निष्कर्ष निकाले हैं कि दक्षिणी ध्रुव के पास हमारा लैंडर गया है, वहीं से ये सूचनाएं आई हैं। तो उसमें जो पहला है कि चंद्रयान 3 ने के लैंडिंग स्थल, जहाँ पे लैंडिंग किया है उसके आसपास का भूभाग काफ़ी हद तक एक समान है। यानी वहाँ पे यहाँ की तरह जो है उबड़ खाबड़ पहाड़ या टेक्टोनिक हलचल नहीं है, वो एक समान है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ पे एक तरह से समतल जैसी स्थिति है, पहाड़ी भूभागी संरचना नहीं, जहाँ पे हमारा ये लैंड किया है। दूसरी बात ये इसमें से निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा की पपड़ी या जो प्रॉपर्टी है वो परत दर परत बनी है, यानी कि एक परत ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, यानी एक समान संरचना है, वो कई लेयर में है। इसका मतलब ये होता है कि ये पता चलता है कि वो धीरे धीरे बनी है। यानी एक हाइपोथेसिस थी कि चंद्रमा पे एक LMO लूनर जो है मेटालिक ओशियन था, यानी चंद्र, उसको हिंदी में क्या कहते हैं,
चंद्र मैग्मा महासागर जो धीरे धीरे सूखा, जिसके कारण कई सारे परत दर वहाँ पे उसकी भूपर्वती परत दर बनी है। तो वही बात ये भी इसमें आई है कि जो चंद्रमा की पहाड़ी है, पपड़ी है, वो परत दर परत बनी है। तीसरी जो सूचना इसमें आई है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास की ऊपरी मिट्टी में अपेक्षा से अधिक खनिज मौजूद है। यानी जहाँ पे ये हमारा लैंडर है वहाँ पे ये पता चला है कि जो ऊपर की मिट्टी है वहाँ पे खनिज ज़्यादा है नीचे की अपेक्षा। और ये जो है, और वो खनिज क्या है, जो चंद्र पपड़ी की निचली परतों का निर्माण करने वाले जो खनिज हैं वो वहाँ पे ऊपर पाए गए हैं। तभी निष्कर्षों का अध्ययन देखते हैं, यानी इनका महत्व देखते हैं। तो देखिए पहले तो ये दो, एक तो चलो समतल है, ये तो कोई बात नहीं। जो दूसरा है कि चंद्रमा की पपड़ी परत दर परत बनी है, यानी एलएमओ की जो लूनर मैग्मा ओशियन या मेटालिक ओशियन की जो अवधारणा है उसी को ये आगे बढ़ा रही, उसी को ये हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो हाइपोथेसिस है वो कंटिन्यूटी बढ़ा रहा। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार वहाँ पे कोई लैंडर गया है, बहुत गया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के इतना निकट कोई नहीं गया है। तो वहाँ पे भी यही बात आ रही है कि देखिए, जैसे हम इसको पहले समझ लें कि एलएमओ क्या है, कि ये है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले कोई एक क्षुद्र ग्रह, बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। ये एक मान्यता है, जिसके कारण एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा के रूप में हो गया था। और वो फिर जो है शुरुआती जीवन वहाँ एक मैग्मा का महासागर था, जिसको धीरे 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 ठंडा होकर ये बना था। और जब ठंडा हुआ तो जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम युक्त जो खनिज हैं वो क्रस्ट बनाए और उसके ऊपर के मेंटल बनाए थे, और ये नीचे डूब गए थे। और कैल्शियम और सोडियम जैसे जो हल्के परत थे वो ऊपर रह गए थे, उसके प्रॉपर्टी बनाए थे, और वो भी धीरे धीरे सूखे। यानी एक तो है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे भारी खनिजों का जो नीचे है, और उसके ऊपर कैल्शियम और सोडियम आधारित यौगिक वाले हल्के खनिज हैं, ऐसा माना जाता था। यानी परत दर था, ये माना जाता था। हमारा जो ये अध्ययन आ रहा है चंद्रयान 3 का, ये अध्ययन भी यानी एपीएक्सएस का निष्कर्ष भी इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाती है कि एलएमओ के आधार पर चंद्रकश निर्माण के विभिन्न संभावित परिदृश्य हुए थे, और यही अन्य मॉडलों का ये कर रहा है। इसके बाद एक तीसरा वाला जो निष्कर्ष देखे थे कि दक्षिणी ध्रुव पर जो ऊपर हमारा मिल रहा है उसमें यौगिक ज़्यादा हैं नीचे की अपेक्षा, यानी जो भूपर्वती है उसके वहाँ पे ऊपर है उसके नीचे की अपेक्षा। जबकि सामान्य तौर पे देखा जा रहा है कि जो चंद्रमा है वो ऊपर हल्के यौगिक हैं चंद्रमा के सतह पे, और नीचे भारे यौगिक हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो हमारा निष्कर्ष आ रहा है वो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। वहाँ पे ये दिख रहा है कि जो नीचे के जहाँ तक यौगिक कल्पना है वो उनकी संख्या काफ़ी हद तक वहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको देखा जाए तो क्रस्ट के निचले स्तर का मिश्रण ये जो हमारा अध्ययन है ये बता रही है। ये नया है, बिल्कुल नया अध्ययन है। तीसरा जो एक खोज है, एक नई खोज है कि सुझाव देती है चंद्र क्रस्ट के विभिन्न स्तरों का कुछ मिश्रण हुआ होगा। यानी आपस में क्रस्ट जो है, जो परतें हैं वो आपस में मिश्रित हुई होंगी। उसमें शोधकर्ताओं ने कहा कि यह मिश्रण किसी एस्टेरॉइड का वहाँ पे गिरा होगा, चंद्रमा के सतह पे कोई एस्टेरॉइड गिरा होगा दक्षिणी ध्रुव के आसपास, जहाँ पे वो काफ़ी नीचे तक गया होगा, जिससे वो मटेरियल ऊपर बाहर आ गया होगा। यानी जो नीचे का मटेरियल है वो वहाँ पे बाहर आ गया होगा। और ये बात ये बताता भी है क्योंकि ये जहाँ पे जो चंद्रमा पे सबसे बड़ा और सबसे पुराना बेसिन है साउथ पोल एटेकन एसपीए बेसिन, वहाँ पे ये कोई जो टकराने पर ये माना जाता है कि वहाँ पे एक साउथ पोल बेसिन है जहाँ पे कोई क्षुद्र ग्रह टकरा के वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा बना है, और वहीं पे ये दिखाई दे रहा। और उसी के बिल्कुल पास में, वहाँ से ज़्यादा नहीं 350 किलोमीटर दूर हमारा चंद्रयान लैंड किया है। तो आप कहेंगे सर 350 किलोमीटर दूर, अरे भाई वो बेसिन भी 2500-3000 किलोमीटर चौड़ा है, तो कोई छोटा नहीं है। तो वहाँ पे किया है, तो इससे यह पता चलता है, ये भी प्रूफ होता है कि वहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह है वहाँ पे मिश्रण हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। अब इसका भविष्य के लिए है ना, कि भविष्य के लिए इन खोजों का क्या महत्व है। तो देखिए पहले तो इनका कि ये जो बातें कही गई हैं ऐसा नहीं है, एक को छोड़कर जो मिश्रण वाला है, बाकी सारी चीज़ें जो हमने इमेजनरी लिया था या जो हमने विभिन्न परिकल्पना मॉडल लिया था उसी को ये पुष्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नए हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है, जो चंद्र अन्वेषण में पहली बार हो रहा है। यानी जो हमारा हाइपोथेसिस था
वो दृश्य भाग को लेकर था, लेकिन इसके जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारे ज्ञान को ये बढ़ा रहा है। साथ ही में भूमध्य रेखीय और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के पास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी की संरचना अध्ययन पहले अन्य देशों द्वारा भेजे गए अध्ययन से था, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास की संरचना है उसको हमारा चंद्रयान 3 बेहतर तरह से कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर इन सीटू प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है, क्योंकि हमारा लैंडर वहां पे है और देश का लैंडर वहां पे अभी पहुंचा ही नहीं है। तब अब भविष्य में इसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए 2-3 निष्कर्ष निकले हैं। पहला निष्कर्ष ये निकला है कि दक्षिणी ध्रुव पर जहां पे हमारा लैंडर लैंड किया है चंद्रयान 3, वहां पे ज्यादातर समतल है। अब समतल स्थिति है तो इसकी स्थिति रिमोट सेंसिंग के लिए हम आगे कर सकते हैं। यानी कि एक तो हमने चंद्रमा की सच्चाई, उत्पत्ति, विकास की समग्र समझ हुई। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र का उपयोग आगे अगर हम भविष्य में चंद्रमा को वहाँ पे एक मिशन बनाएं और वहाँ से अंतर्ग्रही मिशन फैलाएं, तो वहाँ पे एक रिमोट सेंसिंग संचालन के लिए वो एक अच्छा बिंदु हो सकता है। साथ ही में इससे एक चीज़ ये भी है कि दक्षिणी ध्रुव के पास भविष्य के मिशन चंद्र उल्का पिंडों के स्रोत, क्रेटर युग्मन का भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जो चंद्र उल्का पिंड क्या है? देखिए चंद्रमा पे कई बार कोई क्षुद्र ग्रह टकराता है तो वहां से कोई टुकड़ा टूट के बाहर निकलता है और वो फिर पृथ्वी के किसी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आके घूमने लगता है, वो क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। तो उस तरह से चंद्र उल्का पिंड है, उनके बारे में भी हम जानकारी कर पाएंगे ताकि हम उनके बारे में और अच्छी तरह से समझ सकें, जिसका प्रभाव जिसके बारे में जानकारी और जिससे बचाव किया जा सके। तो ये कुछ भविष्य की इसमें फायदे की चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा। तीसरा जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला है या खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि वैसे भी कोरोना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार की स्थिति खराब है और उसमें से दक्षिणी चीन सागर में जो तनाव है, ये देखिए छोटा सा कबाड़ जैसा जो जहाज दिख रहा है, ये चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये कबाड़ सा जहाज पे फिलीपीन के कुछ सारे नाविक रहते हैं और इनको जब वो सप्लाई देने के लिए जाता है तो चीन के कोस्ट गार्ड वहाँ पे पानी गिराते हैं, पानी की बौछार मारते हैं और धक्का मारते हैं, और ये एक मुद्दा है। ठीक है, ये एक देखा जा रहा है कि ये चीज़ें समझेंगे अभी कई सारे इसमें मैप आदि के द्वारा। तो ये मुद्दा है दक्षिणी चीन सागर। उसको देखा जाए तो वैसे पूरे दुनिया में ये माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसमें से भी दक्षिणी चीन सागर बहुत महत्वपूर्ण है। कहें क्योंकि कुछ आंकड़े, कुछ एजेंसियां बताते हैं कि एशिया के 3 देश, चीन, भारत और जापान, इन 3 देशों की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा इस दक्षिणी चीन सागर पे निर्भर करती है। ऐसे में इनको हमें समझना है, क्योंकि भाई 3 देशों में भारत भी है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला है। परिचय के रूप में देखें तो कोविड के बाद का दौर जो है, कहा जाता है कि वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा संकटग्रस्त रहा, कष्टप्रद रहा। एक तो सप्लाई चेन की दिक्कत आई, सप्लाई चेन सुधर ही रही थी, मतलब किसी भी तरीके से रिंग आद के। तो एक मामला आ गया था कि स्वेज नहर में एक जहाज अटक गई थी, उसके कारण कई सारे दिन व्यापार रहा। वो थोड़ी सी स्थिति सही हुई तो भैया रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। वहाँ से स्थिति संभलती संभलती तब तक 7 अक्टूबर को जो है मध्य पूर्व में एक समस्या हो गई कि जो है हमास ने जो है इजराइल पर, और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी। इसके बाद हूती और ईरान, जिसके कारण पूरा लाल सागर का जो है रूट जो है वो प्रभावित हो गया। अब पूरा चक्कर लगा के अफ्रीका से होके आना पड़ता है। ऐसे में दक्षिणी चीन सागर, जहां से लगभग 40% 1/3 से व्यापार और 40% ऊर्जा का आवागमन होता है, वह क्षेत्र फिर से टेंस हो रहा है, खासतौर से चीन की नीतियों के लिए। चीन की एग्रेसिव पॉलिसी जो है उस पूरे दक्षिणी चीन सागर को जो है हॉट बना रही है, और जिसके कारण ये उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नया तनाव पैदा हो सकता है भविष्य में। उसी को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझें कि विश्व व्यापार के लिए दक्षिण चीन सागर कितना महत्वपूर्ण है, फिर हमें पहले उसके महत्व को समझ लेंगे, फिर उससे हम जुड़े अन्य पहलुओं को अपने आप ही समझ सकते हैं। अगर देखिए तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है ये, और इसमें दक्षिणी चीन सागर में इसके दक्षिण में चीन है, ताइवान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के ये जो पूरा इलाका है उसके बीच में स्थित है।
अंगटाड एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार और विकास को लेकर। उसका कहना है कि वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा, कितना 1/3 हिस्सा हर साल इस समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यानी जो भी दुनिया का समुद्री व्यापार होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है। अगर दक्षिणी चीन सागर में कोई भी तनाव हुआ तो ये 1/3 व्यापार को प्रभावित कर देगा और 1/3 कम हिस्सा नहीं होता है। अब आते हैं जरा दूसरे स्तर पर। हर साल वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 40% दक्षिणी चीन सागर के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कि व्यापार का 1/3 और पेट्रोलियम का 40% इसी दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है। दक्षिणी चीन सागर की स्थिरता, सुरक्षा इन यानी 1/3 व्यापार के लिए और 40% ऊर्जा के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आंकड़ा देखें तो वाशिंगटन स्थित एक संस्था है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इसने अनुमान लगाया था 2016 में, बहुत पुराना अनुमान है, 2016 में कि $3.6 ट्रिलियन मूल्य का आवागमन वस्तुओं इससे होता है। अब कई अनुमान तो ये भी बताते हैं कि 8 ट्रिलियन से ज़्यादा। यानी अगर आप देखा जाए तो अमेरिका और चीन के जीडीपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी देश की जीडीपी उतनी नहीं जितना व्यापार इस मार्ग से, यहाँ से दक्षिणी चीन सागर से होता है। और इसी संस्था ने ये भी बताया था कि यही CSIS कि हर साल हजारों मालवाहक जहाज दक्षिणी चीन सागर से गुजरते हैं, जिसमें चीन के लगभग 40%, भारत के लिए 1/3 और जापान के लिए शेष विश्व के साथ व्यापार का 20% हिस्सा ले जाते हैं। यानी जो कार्गो चलते हैं, यानी चीन अगर ये नुकसान, इनका आवागमन रुकता है तो चीन के लिए 40% व्यापार ठप करेगा, भारत के लिए 1/3 और जापान के लिए 20%। यानी ये बता रही है संस्था कि दक्षिणी चीन सागर अगर देखा जाए कि पूरे एशिया में 3 देश, चीन, भारत और जापान, चीन के लिए 40%, भारत के लिए 1/3 यानी 35.33% और जापान के लिए 20%, यानी इन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में ये जो दक्षिणी चीन सागर है ये सिर्फ एशिया, अंतर एशिया के साथ साथ वैश्विक व्यापार के लिए भी प्रमुख शिपिंग चैनल हैं, जिसके लिए इसे महत्वपूर्ण जो है माना जा सकता है कि अगर इसमें कोई रुकावट होती है तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब प्रश्न है कि इसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि इसमें खतरा या हो सकता है, यानी कि दक्षिणी चीन सागर को इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनाया गया है। तो देखिए, पहले दक्षिणी चीन सागर की स्थिति को समझिए। ये मैप को जरा देखिए, ये जो रेड वाला लाइन है, यानी जो चीन इस तरह से कह रहा है, ये चीन कह रहा है कि ये पूरा उसका हिस्सा है ना। जो पूरा रेड पेन के अंदर आ गया ये सब चीन के अंदर है, इस पर चीन दावा कर रहा है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अनक्लॉज, उसके अनुसार ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है ना, डॉटेड ब्लू लाइन, यानी ये यहाँ से अगर मैं इसको पेन चलाऊं, पेन कोई कलर बदल लूं, चलो ग्रीन कर लेता हूं, यहाँ वाला जो हिस्सा है यहाँ तक चीन होगा, चीन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, बाकी अन्य वियतनाम का यहाँ से होगा, ठीक है, और फिलीपींस का यहाँ से होगा। तो ऐसे अपने अपने देशों का वो बटा हुआ है, लेकिन चीन पूरे इस रेड डॉट के तहत इस पूरे क्षेत्र को कहता है कि दक्षिणी चीन सागर पूरा हमारा है। अब जब ये चीन कह रहा है कि पूरा दक्षिणी चीन हमारा सागर हमारा है, तो इसके आसपास के जो भी देश हों उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो अधिकार है वो जरूर प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा और भी बड़ा है। चीन देखा जाए कि ऐसे ही नहीं की बात, 2016 में हेग स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसी ऑनक्लॉज के तहत सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है, उसने कहा था कि चीन की रेखा, चीन जो दावा कर रहा है उसके पास कोई उसका आधार नहीं है कि पूरा दक्षिणी चीन सागर उसका है, और ऐसे में उसने फिलीपींस के अधिकारों को मान्यता दी है। लेकिन उसकी बातों को चीन न मानते हुए एक तरफा एग्रेसिव कार्रवाइयां कर रहा है। कई बार उसने फिलीपींस के जहाज़ों को, उसने देखिए कई बार उसने फिलीपींस सेना के जहाज़ों को रोका है, और उसमें झड़प भी हुई है, और अमेरिका ने
बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर फिलीपींस सेना के साथ अमेरिका चीन की झड़प होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके साथ लड़ाई करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साथ सैन्य यानी फिलीपींस और अमेरिका की बहुत पुरानी सैन्य संधि है, जिसके तहत अमेरिका को बचाने के लिए आना पड़ेगा। इसके बावजूद भी एक विवाद है। तो यानी एक तरह से ये है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो ये वहाँ पे एक बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। साथ ही में वियतनाम जो देश है वो पिछले बार अपने पहले संयुक्त राष्ट्र के साथ समुद्री मार्ग में मौजूदा 200 समुद्री मील से आगे महाद्वीपीय शेल्फ के विस्तार तक के लिए उसने दावा कर दिया है। फिलीपींस पहले ही कर चुका है, यानी ये चीज़ें और बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। अब एक और इसमें प्रश्न आ रहा है, हाँ एक और इसमें मुद्दा है ताइवान। ताइवान वैसे तो लोग ज़्यादातर देश स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक द्वीपीय है जिसमें जो लोकतांत्रिक चीन है, रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन उसे एक उसको कह सकते हो कि विरोधी देश विरोधी व्यवस्था मानता है, और वो कहता है कि उसे वो अपना ही हिस्सा मानता है, उसे वो कब्जा करना, सैन्य दृष्टि से कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन ताइवान के साथ भी वही है कि अमेरिका को उसके आगे उसके साथ संबंध है, अमेरिका उसके बचाने के लिए आ सकता है। तो ये ताइवान वाला भी मुद्दा जो है दक्षिणी चीन सागर को क्या करेगा, गरमाए हुए है। अब प्रश्न है कि इतने सारे देश यानी चीन जो जिस तरह से कर रहा है और सारे देश जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि आखिर दक्षिणी चीन सागर को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है देशों का। तो उसमें अगर देखा जाए तो अमेरिकी एक संस्था है, उसकी जो आधिकारिक आंकड़ा है वो एनर्जी रिसोर्स को लेकर, उसमें कह रहा है कि ये पूरे दक्षिणी चीन सागर में लगभग 5.38 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस और का जो है प्रमाणित और संभावित प्राकृतिक गैस भंडार है, और 11 बिलियन बैरल तेल भंडार है। यानी उस दक्षिणी चीन सागर के तटीय इलाकों में इतना गैस और तेल के भंडार हैं। सिर्फ इतने से ही नहीं है, इस दक्षिणी चीन सागर के विवादित जल में दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी रेयर अर्थ मेटल हैं, इसके बड़े भंडार हैं, जिसे चीन अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे जो आंकड़े बताते हैं कि अगर आप देखिए कि वर्तमान में जमीन पर जितना भी रेयर अर्थ मेटल है उसमें से ज़्यादातर चीन द्वारा नियंत्रित है, उसका 1000 गुना ज़्यादा, उसका कितना जितना पे दुनिया में है इस समय ज़मीन पे, उसमें से ज़्यादातर चीन पर है, उसका 1000 गुना से ज़्यादा दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल प्रशांत महासागर में पाए जा सकते हैं, उसी का एक हिस्सा है, यानी जिसके लिए ये पूरा क्षेत्र जो है विवादित बना हुआ है। अब ये है कि अगर कोई विवाद होता ही है तो वो विवाद होगा कहाँ, पूरे दक्षिणी चीन सागर में तो होगा नहीं, वो विवाद होगा कहाँ, यानी दक्षिणी चीन सागर में सबसे बड़ा चोक पॉइंट कहाँ है कि जहाँ से ये चीज़ें रुक सकती है, वह है मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए अगर आप देखें तो ये रेड वाला जो है ये मलेशिया और इसके बीच में यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, 64 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। यहीं पे उम्मीद है कि अगर कोई विवाद दक्षिणी चीन सागर में होता, अगर चीन ताइवान पे हमला करता है या जापान के साथ या फिलीपींस के साथ होता है, तो अमेरिका और जो बाकी देश हैं वो यहाँ पे चोक कर सकते हैं, जिसमें से भारत की भी भूमिका हो सकती है। अगर भारत चीन का कभी हुआ तो भारत भी यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीधे देखिए यहीं पे अंडमान है, यहाँ पे हमारा ट्राई सेंटर कमांड है, और यहाँ पे भाई पूरा अगर देखा जाए तो हिंद महासागर में अमेरिका और भारत एक दूसरे से सहयोग बना ही रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्रतिदिन 23.7 बिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद जो है यहाँ से होकर गुजरता है। यानी इस मलक्का स्टेट से 23.7 बिलियन बैरल तेल, यह 13% ज़्यादा है हार्मुज स्टेट से। हार्मुज स्टेट को तेल का स्टेट बोला जाता है, एक तरफ पर्सियन गल्फ है, एक दूसरी तरफ ओमान गल्फ है, उधर ईरान है, इधर यूएई है और जो है ओमान है, और उधर ही सऊदी अरब है। उससे 13% ज़्यादा तेल यहाँ से गुजरता है। ऐसे में इसके महत्व को आप समझिए कि अगर कहीं कुछ भी हुआ तो दुनिया के देश इसी को चोक पॉइंट बना सकते हैं। ये बातें कही जा रही है किनके द्वारा, भू राजनीतिक और सैन्य विशेषज्ञों के द्वारा। तो इसलिए
ये बात अक्सर कहा जा रहा है कि भविष्य में दक्षिणी चीन सागर में अगर कोई तनाव होता है तो निश्चित रूप से, जिसकी संभावना देखी भी जा रही है क्योंकि काफ़ी सारा इंटरेस्ट है, काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर जो है ये और भी दुनिया के देशों, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो तनाव चल रहा है वो भी साथ में जुड़ सकते हैं। इन सारे पहलुओं से कहीं ना कहीं हमारा दक्षिणी चीन सागर जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए प्रश्न हम हमारे वेबसाइट में मिल ही जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी मेरा रिवीजन करिएगा, तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।